हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन को समझने से पहले आपको राउल्ट का नियम बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना। ओके, तो देखिए ये है आपका राउल्ट का नियम। P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2 और P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, P1 नॉट X1 देन P2 नॉट X2 लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा, यदि P1 छोटा हो P1 नॉट X1 से, P2 छोटा हो P2 नॉट X2 से और P टोटल छोटा हो P1 प्लस P2 या P1 नॉट X1 धन P2 नॉट X2 से, तो इसे हम कहते हैं, इस प्रकार के विलयन को हम कहते हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। ओके, जैसे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन में क्या हो रहा था, ये जो आपका P1 था, P2 था, P था, ये P1 नॉट X1, P2 नॉट X2, P1 प्लस P2 से क्या था, अधिक था। किंतु ऋणात्मक विचलन में क्या होगा, ये तीनों क्या होंगे, छोटे होंगे, जबकि ये तीनों क्या होंगे, आपके बड़े होंगे। अर्थात P1 का मतलब क्या होता है, द्रव 1 का वाष्पदाब, P2 का मतलब क्या होता है, द्रव 2 का वाष्पदाब और PT का मतलब क्या होता है, कुल विलयन का वाष्पदाब। तो इसमें जो विलयन का वाष्पदाब है, या द्रव 1 या द्रव 2 का वाष्पदाब है, वो कैसा होगा, कम होगा। किसके वाष्पदाब से कम होगा, वो P1 नॉट X1, P2 नॉट X2 और P1 प्लस P2 से क्या होगा, कम होगा। ओके, अब हम राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन को एक उदाहरण के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका केवल क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। यहाँ पर क्या भरा हुआ है, आपका केवल जल भरा हुआ है एक पात्र में, और एक पात्र में केवल क्या भरा हुआ है, आपका H2SO4 भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, H2SO4। यहाँ पर केवल क्या भरा हुआ है, H2SO4। ओके, और यहाँ पर क्या भरा हुआ है, आपका H2O भरा हुआ है। देखिए क्या होता है, एक H2O और एक H2O के मध्य क्या पाया जाता है, बंध पाया जाता है। उसी प्रकार से एक H2SO4 दूसरे H2SO4 के भी मध्य क्या पाया जाता है, बंध पाया जाता है। ओके, लेकिन जब क्या करते हैं हम H2O और H2SO4 को आपस में मिला देते, क्या करते हैं, H2O और H2SO4 को आपस में मिला देते, तो क्या परिस्थिति बनती है, हो गया H2 और ये हो गया आपका H2SO4। ये हो गया आपका H2O और ये क्या हो गया आपका H2SO4। देखिए, पहले केवल H2O था, दो H2O के अणु थे वैसे मान लेते, तो उनके मध्य एक प्रकार का आकर्षण बनता। एक H2SO4 दूसरे H2SO4 के मध्य भी क्या था, एक प्रकार का आकर्षण बनता। किंतु जब हमने इन्हें मिलाए तो यहाँ पर भी क्या बन गया, आकर्षण बंध बन गया। यहाँ भी क्या बन गया, एक प्रकार का आकर्षण बंध बन गया। अब एक बात याद रखिएगा, H2O में जो बंध पाया जाता है वो क्या होता है, दुर्बल होता है। एक H2SO4 दूसरे H2SO4 में जो बंध पाया जाता है दुर्बल होता है, जबकि एक H2O दूसरे H2SO4 के मध्य प्रबल बंध पाया जाता है। जिस कारण यदि मैं इस H2 के पात्र का तापमान बढ़ाऊं और H2SO4 के पात्र का तापमान बढ़ाऊं, और जब मैंने H2 और H2SO4 को आपस में मिला दिया है उसका तापमान बढ़ाऊं, तो यहाँ पर क्या आकर्षण बल कमजोर है, तो यहाँ पर क्या होगा, वाष्प के जो अणु है वो क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। यहाँ पर भी वाष्प के अणु क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। वाष्प के अणु ज्यादा क्यों बनेंगे, क्योंकि इनके अणु के मध्य जो आकर्षण है वो कमजोर है, इनके अणु के मध्य आकर्षण कमजोर है, जिसके कारण वाष्प के अणु भी क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। जबकि यहाँ का यदि मैं तापमान बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर जो बंध है वो कैसा है, आपका प्रबल है, तो यहाँ जो वाष्प के अणु बनेंगे बहुत ही कम बनेंगे। जिस कारण इन वाष्प के अणु द्वारा इस सतह पर क्या लगाया जाएगा, दाब भी कम लगाया जाएगा, जिस कारण ये जो आपका विलयन है इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, जबकि यहाँ पर वाष्प के अणु ज्यादा बन रहे हैं तो इनका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसलिए देखिए, लिखे ना, जो विलयन का कुल वाष्प दाब है वो इन दोनों के वाष्प दाब के योग से का क्या है, कम है। जैसे कि हम देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रबल बंध है और प्रबल बंध होने के कारण वाष्प के अणु कम बनेंगे, जिससे वाष्प दाब भी कम आएगा। यहाँ पर जो बंध है वो दुर्बल है, जिसके कारण तापमान बढ़ाने पर वाष्प के अणु भी ज्यादा बनेंगे, जिससे कि वाष्प दाब भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ओके, तो देखिए विलयन का वाष्प दाब क्या है, ये विलयन है का वाष्प दाब कम है, जबकि जब केवल आपका एक ही प्रकार का द्रव भरा है और जब दूसरे प्रकार का द्रव भरा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका वाष्प दाब ज्यादा आ रहा है। तो इसे ही कहते हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। देखिए, आदर्श विलयन में विलय विलय आकर्षण, विलायक विलायक आकर्षण विलय विलायक आकर्षण के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, जो है आपका यहाँ पर विलय विलय आकर्षण विलायक विलायक आकर्षण विलय विलायक आकर्षण के बराबर नहीं है। यदि बराबर होता तो सबका वाष्प दाब समान आता, लेकिन इसका जो बंध है वो कैसा है, जो विलय विलायक आकर्षण बंध क्या है, प्रबल है।
जबकि इनका क्या है, दुर्बल है, मतलब अलग अलग है, जिसका इसका वार्ताप क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो ये है आपका राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। देखिए यहाँ पर जो P1 है, यहाँ पर जो आपका वाष्प, इस विलयन में जो इस H2O का वाष्प दबाव आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि H2SO4 के साथ प्रबल बंध द्वारा जुड़ा है। तो जो H2O के जो वाष्प के अणु बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, कम बनेंगे, क्योंकि प्रबल बंध द्वारा जुड़ा है। जबकि यहाँ पर H2O के जो वाष्प के अणु बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपका बंध है वो कैसा है, दुर्बल है। यहाँ पर भी जो H2SO4 और दूसरे H2SO4 के मध्य जो बंध है वो दुर्बल है, जिस कारण यहाँ वाष्प के अणु ज्यादा बनेंगे और वाष्प दबाव भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अर्थात इसीलिए कहा गया कि P1 कैसा होगा, कम होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं P1 क्या होगा आपका, कम होगा। P1 क्या है, इस H2O का वाष्प दबाव, मतलब कि इस विलयन में H2O का वाष्प दबाव। P2 क्या है, इस विलयन में H2SO4 का वाष्प दबाव, जो कि क्या होगा, कम होगा। देख ही सकते कम होगा, जबकि इनका क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि दुर्बल बंध और यहाँ पर क्या है आपका, प्रबल बंध है। तो यही होता है आपका राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। अब हम इसे ग्राफ के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए यदि आपको राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन का ग्राफ समझना है तो आपको राउल्ट के नियम का ग्राफ आना चाहिए, और राउल्ट के नियम का ग्राफ मैंने बना लिया है, जहां राउल्ट के नियम के ग्राफ में ये वाली जो लाइन है वो क्या बता रही है कि यदि P1 का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। देखिए P1 का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, तो X1 भी क्या हो रहा है, घट रहा है। देखिए 1 से 0 हो रहा है। और ये वाली लाइन क्या बता रही है, यदि P2 का मान बढ़ रहा है, लाइन बढ़ रही है, देखिए P2 का मान बढ़ रहा है, तो आपके X2 का भी मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 0 से कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा कि देखिए यहाँ पर जो आपके P1 का मान होता है वो कैसा होता है, कम होता है। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन में इसका वाष्प दबाव क्या आता है, कम आता है, क्योंकि वाष्प के अणु कम बनते हैं। P2 का मान कम आता है। ओके, और जो P टोटल होता है उसका भी मान कम होता है। अर्थात हमें क्या करना पड़ेगा, यदि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन का ग्राफ बनाना है तो P2 क्या होता है, कम होता है, तो P2 को भी ऐसे नीचे से ले जाना पड़ेगा। P1 क्या होता है, कम होता है, तो P1 को भी क्या करना पड़ेगा, इसे नीचे से ले जाना पड़ेगा। और ये वाली लाइन किसकी होती है, P टोटल की, जो कि क्या होता है, P1 प्लस P2 होता है। P टोटल भी क्या होता है, कम होता है, तो मुझे इसे भी कैसा करना पड़ेगा, इस प्रकार से ले जाना पड़ेगा। ओके, तो ये है आपका राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन का ग्राफ। देखिए राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन में क्या होता है, P1 छोटा होता है, P2 भी छोटा होता है, और P टोटल भी क्या होता है आपका, छोटा होता है। तो उसी प्रकार से मैंने क्या किया, P1 जो आपका P1 था उसे भी मैंने, जो उसका मेन ग्राफ था ये था नीचे वाली लाइन, लेकिन मैंने P1 का मान कम होता है तो इसे नीचे से किया। P2 की मेन लाइन ये वाली थी, लेकिन P2 भी क्या होता है, कम होता है, इसलिए मैंने इसे किया। और P टोटल की लाइन मुख्य ये वाली थी, लेकिन P टोटल भी क्या होता है, कम होता है, इसलिए मैंने ऐसे किया था। जबकि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन में इसे हमने ऊपर की ओर कर दिए थे, क्योंकि क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके।